Hello friends, this is my channel Physics with Swapnil and today we will discuss the topic EMF, terminal voltage and internal resistance. इनमें ये क्या है, इनमें क्या रिलेशन है, ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक बीकर है और इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट है। कभी ना कभी आपने देखा होगा सेटअप इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट का और बीकर का, केमिस्ट्री लैब में रहता है, फिजिक्स लैब में भी मिल जाएगा। अब इसका काम क्या है, इन टॉपिक से क्या रिलेशन है, हम इसमें भी एक एनालॉजी से समझेंगे कि क्या काम होता है। अब ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड किसके हैं? मेटल्स के इलेक्ट्रोड है, मेटल्स के इलेक्ट्रोड है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है मेटल्स की डिप्ड है, किसमें डिप्ड है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है। मान लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 में डिप्ड है, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया। अब कोई भी मेटल, कोई भी इलेक्ट्रोड पहले माना जाता है कि वो चार्ज नहीं होता है, अनचार्ज है। पहले इनिशियल ये क्या है? इनिशियली ये क्या है? अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब क्या होता है? ना ही इनसे इलेक्ट्रॉन निकला और ना ही इनमें इलेक्ट्रॉन आया। तो हम इस इलेक्ट्रोलाइट को एक मानते हैं, एक कोई लेबर मानते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट को हम एनालॉजी ले रहे हैं, तो हम इस इलेक्ट्रोलाइट को मानेंगे एक लेबर मानेंगे। अब इस लेबर का काम क्या है कि वो इस खंबे से, इसको खंबा बोलेंगे अपन, ठीक है, इस खंबे से वो लेबर क्या है? इलेक्ट्रॉन लेगा और इस खंबे से यहां पे वो इलेक्ट्रॉन को देगा, उसका ये काम है। ठीक है, तो पहले वो बहुत आराम से एक खंबे से इलेक्ट्रॉन ले रहा था और दूसरे खंबे में इलेक्ट्रॉन दे रहा था। जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जाता है, तो वो क्या हो जाता है? निगेटिवली चार्ज। तो ये जो पिलर है ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो धीरे धीरे उस लेबर को कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि वो जब ये चार्ज नहीं था तो आराम से इलेक्ट्रॉन ले जा रहा था, लेकिन जब ये चार्ज हो गया, वो भी नेगेटिव चार्ज हो गया, और लेबर क्या ला रहा है? इलेक्ट्रॉन ला रहा है, वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये पिलर, ये जो लेबर ला रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो लेबर को बहुत ज्यादा कठिनाई होगी एक इलेक्ट्रॉन अब डालने में। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन इससे उस पर नहीं ला पाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। अब कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा, जितना चार्ज आना था वो आ गया। तो इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से चार्जेस आए। बिना इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से चार्ज आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते थे। तो ईएमएफ क्या होता है? अब ईएमएफ होता है, ईएमएफ क्या होगा? वर्क डन टू मूव +1 कूलम फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। वर्क डन टू मूव +1 कूलम फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। कितना वर्क डन हुआ एक +1 कूलम को यहां से वहां ले जाने में? ठीक है, 1 कूलम को हमें पता है, तो कोई भी आ जाएगा, मतलब 5 कूलम में कितना हुआ तो इंटू 5 कर देंगे, है ना। तो हम 1 कूलम की बात करते हैं। तो 1 कूलम में कितना वर्क डन इलेक्ट्रोलाइट ने किया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोलाइट, किसके द्वारा? इलेक्ट्रोलाइट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोलाइट टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इज नोन एज ईएमएफ। इसको क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन इसके नाम से नहीं अपन कंफ्यूज होना है, ये कोई फोर्स नहीं है, ये क्या है? वर्क डन है। ठीक है, कौन ये वर्क डन कर रहा है? ये वर्क डन कर रहा है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोलाइट टू मूव +1 कूलम फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इज नोन एज ईएमएफ। आपको समझ में आया होगा ये बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज की, हम बात करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज का अगर हम बात हम करेंगे, तो आप इसके पहले हमें थोड़े वर्क के कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। कि मान लीजिए एक ऐसा कोई सरफेस है, अनइवन टाइप का सरफेस है और फ्रिक्शन है, और एक आदमी है, उसको एक बॉक्स को यहाँ A से B ले जाना है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी स्पेंड होगी, वो वर्क डन करेगा, और इस बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। फ्रिक्शन वाला सरफेस है तो हीट भी आएगी। अब ये जो हीट एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो इसी की क्या एनर्जी आई ना। तो
वर्क डन बाय एजेंट, वर्क डन बाय एजेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट। ये वर्क डन बाय एजेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमारा इसमें लगने वाला है, बिना इस फॉर्मूले के हम टर्मिनल वोल्टेज नहीं समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइडेड बाय क्यू कर देंगे सब जगह, डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय क्यू डिवाइड बाय 2। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड ले जा रहा है तो बहुत ही धीमी स्पीड से ले जा रहा है, जो चेंज इन स्पीड है वो लगभग 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वर्क डन बाय एजेंट, यहाँ पे एजेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो वर्क डन बाय एजेंट पर यूनिट चार्ज वो क्या बोलते हैं, ईएमएफ। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ। अब पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो यह हमारा आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज प्लस हीट पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये बात चली, अब इस क्वेश्चन को आप देख के यही रिलेशन होता है तीनों में जो हमें इस्टेब्लिश करना था, ठीक है। ईएमएफ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस हीट पर यूनिट चार्ज। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज है इसको हम V से भी डिनोट करते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ईएमएफ को हम E से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, ईएमएफ इक्वल टू V प्लस हीट पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आप कुछ बुकों में देख सकते हैं कि बात वही है। अब आप इस इक्वेशन को देख के समझ सकते हो कि ईएमएफ बड़ा होता है या टर्मिनल वोल्टेज। बहुत ही ऑब्वियस बात है कि ईएमएफ बड़ा होगा, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज जब हीट प्लस करेंगे भी ना आएगा, तो ईएमएफ जो होता है वो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा होता है, ठीक है। तो बात क्या हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, तो रास्ता खाली नहीं है, बहुत सारे अदर आयन से इलेक्ट्रॉन इससे भिड़ भिड़ के जाना पड़ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, तो कुछ हीट इवॉल्व हो रही है। अब जो बची हुई उसकी एनर्जी थी, उसकी टोटल एनर्जी उसकी ईएमएफ थी, अब जो बची हुई एनर्जी थी वो इलेक्ट्रोड्स में ऐसा टर्मिनल वोल्टेज स्टोर हो गई, और क्योंकि रास्ता साफ नहीं था, बीच में बहुत से इलेक्ट्रॉन मिले, तो वो एनर्जी कहां चली गई, हीट में चली गई। अब यहां देखिए, क्या हम सेंटीमीटर को केजी में ऐड कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते ना, हम सेंटीमीटर को केजी में ऐड नहीं कर सकते, सेम चीजें ऐड होती हैं। तो अगर ये ईएमएफ है, ये वर्क डन है, जूल वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, मतलब वोल्ट इसकी यूनिट है, इसकी वोल्ट यूनिट है, तो इसकी भी यूनिट क्या होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए, हीट पर यूनिट चार्ज। तो हम हीट पर यूनिट चार्ज को भी हम एक वोल्टेज का फॉर्मूले में देंगे, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्मूले देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे हम इसको करते हैं, यहां समझिएगा। अब मानिए कि हमने यहां एक इलेक्ट्रोड से और दूसरे इलेक्ट्रोड में, ये मान लीजिए कि दो बिल्डिंग्स हैं, एक मान लीजिए एक बिल्डिंग है जहां पे पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, और दूसरी बिल्डिंग है वो गेमिंग जोन है, वो क्या है, गेमिंग जोन है। तो इनको क्या है, अब वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अब उनको थोड़ा गेम वगैरह खेलना है, गेमिंग जोन एरिया है जो फ्री गेमिंग जोन एरिया, लेकिन पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे कि आप यहाँ से वहाँ जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, रस्सी लगा के, हाइपोथेटिकल है, आजकल ऐसा कौन करता है, लेकिन सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए रस्सी लगा के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ये जा रहे हैं, ठीक है, आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, जा रहे हैं। अब जब ये जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो गया है, तो ओम लॉ के अनुसार क्या आ जाएगा, करंट। लेकिन करंट को सर्किट चाहिए, तो जब ये आएंगे तो ये पेरेंट जब इनको गेमिंग जोन में देखेंगे तो वापस अपनी बिल्डिंग ले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, जो यहाँ पे जा रहे थे वो वापस यहाँ पे आएंगे, तो एक सर्किट बन गया। क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। ये बात समझ में आई आपको, क्या बन गया, सर्किट बन गया। अब ये जो वायर का रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
लेकिन जो ये इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन के प्रति उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया, टर्मिनल वोल्टेज आया, हमने एक वायर लगाई, तो ओम्स अनुसार अगर टर्मिनल वोल्टेज आता है तो करंट फ्लो होगा, तो इससे क्या होगा? एक करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ओम्स लॉ क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं V इक्वल टू आई आर। अब करंट एक जैसा फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो हम सकते हैं V इक्वल टू आई आर। अब इसी हीट पर यूनिट चार्ज को हम आई आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हीट पर यूनिट चार्ज का भी यूनिट वोल्ट है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला आएगा, फाइनल फॉर्मूला, वो हो जाएगा ईएमएफ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि ईएमएफ क्या होता है। अपन रिवाइज करते हैं। ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोलाइट टू मूव प्लस कूलम चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। पहले हमारे इलेक्ट्रोड क्या थे? अनचार्ज थे। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला तो इलेक्ट्रोलाइट काम होता है कि वो एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और दूसरे को देगा, तो जितना उसने वर्क डन किया प्लस वन कूलम चार्ज में, उसको बोलते हैं ईएमएफ। जब वो काम करेगा तो रास्ता खाली नहीं है, उसको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसमें से हीट डेवलप होगी। अब जो इसकी बची हुई एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, वो क्या हो जाएगी? टर्मिनल वोल्टेज। तो जो यहाँ पे चार्ज एस्टेब्लिश हुए तो इसको क्या हुआ? इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इसलिए ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब हमें हीट पॉइंट चार्ज को एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, तो हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यही हीट पर यूनिट चार्ज का भी यूनिट वोल्ट होगा, ये भी वोल्ट है, तो हम इसको I इंटू आर बोल सकते हैं। ये I कहां से आया? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए थे, पोटेंशियल डिफरेंस आया, टर्मिनल वोल्टेज, हमने एक वायर लगाई। जब हमने एक वायर लगाई तो ओम्स लॉ के अनुसार करंट फ्लो हो जाएगा। करंट को सर्किट चाहिए, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से। तो यहां से जब जाएंगे और ऊपर से जा रहे हैं, तार से जा रहे हैं, वायर से जा रहे हैं, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब नीचे से जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक पूरा करंट फ्लो होगा। ठीक है, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं हम, इस पूरे सेटअप को बोला जाता है सेल। ये पूरा सेटअप को बोला जाता है सेल। और सेल का एक ही काम होता है, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सेल का काम क्या होता है? टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपके रिमोट के सेल हैं, 1-2 वोल्ट के हैं, या किसी और के सेल देखो 4 वोल्ट के, 12 वोल्ट के, तो ऐसा तो नहीं वो लिखा रहता है 12 वोल्ट फिर चेंज हो जाएगा यूज करते हैं, उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये सेल का काम ही होता है। सेल से आप पूछो भाई काम क्या है, तो एक ही काम होता है सेल का कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये मेंटेन करेगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पोटेंशियल कम हो जाएगा, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा पोटेंशियल मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इसका काम है, इलेक्ट्रोलाइट का काम है। ये बैठा ही इसलिए है कि भाई जैसे अगर रस्सी आई, कैसे तार आया, इलेक्ट्रॉन भागे, पोटेंशियल कम हुआ, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। आई होप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।